नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो न्यू मॉम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो नई नई माँ बनी हैं या फिर जो माँ बनने वाली हैं उनके लिए है ये मेरा आज का वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि न्यू बॉर्न की केयर हम कैसे करें। मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगी जो कि हमें न्यू बॉर्न बेबी के केयर में हेल्प कर सकती है। मेरा खुद 2 महीने का बेबी है जो कि आप देख सकते हैं, तो इसलिए मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे जो भी चीज़ें मैं शेयर करूँगी वो अपने खुद के एक्सपीरियंस पे शेयर करूँगी और उम्मीद यही करूँगी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो जो चीज़ें मैंने केयर की और मैंने ध्यान रखी, मुझे लगा कि आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए, मे बी आप लोगों को भी इससे हेल्प हो जाए। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस जो है बेबी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको मिलते रहें। तो बस ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए। सबसे पहला पॉइंट है कि विटामिन डी ड्रॉप्स। तो बेबी के होने के बाद फ्यू डेज़ या 1 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के बाद आप बेबी को विटामिन डी ड्रॉप्स देना प्लीज़ शुरू कर दीजिए। और ये लगभग आपको बेबी के होने के बाद 1 साल तक कम से कम विटामिन डी ड्रॉप्स आप बेबी को दीजिए, क्योंकि इसकी कमी हमेशा बेबी में रहती है और आगे चल के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बेबी में हो सकती हैं, जैसे हड्डियों का कमज़ोर होना, दांत देर से निकलना या दांत जल्दी टूट जाना। इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। और जो भी आप विटामिन डी ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लीजिएगा, उसके बाद ही यूज़ करिएगा। या कभी कभी तो आप जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो वहीं पे बेबी के जो डॉक्टर होते हैं वही प्रिस्क्राइब करके दे देते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी विटामिन डी ड्रॉप्स बेबी को मत दीजिएगा। मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपने बेबी को ये वाला विटामिन डी ड्रॉप देती हूँ, जो कि मेरे डॉक्टर ने, मतलब मैं जिस बच्चे के डॉक्टर को दिखाती हूँ उन्होंने ये इसको प्रिस्क्राइब किया है, तो मैं ये दवा देती हूँ। तो बाकी आप लोग भी अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा लीजिएगा और वही दवा अपने बेबी को दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दूध से कभी कभी विटामिन डी की जो कमी होती है वो पूरी नहीं हो पाती है ब्रेस्ट फीडिंग से, तो इसलिए हमें अलग से विटामिन डी ड्रॉप्स देना पड़ता है। अगर आप 1 साल तक नहीं दे सकते हैं तो कोशिश करिए 6 मंथ तक तो रेगुलर बेसिस पे डेली विटामिन डी ड्रॉप्स अपने बेबी को ज़रूर दीजिए। ओके, नाउ सेकेंड टिप इज़ रिलेटेड टू डायपर रैशेज़। मुझे पता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं डायपर रैशेज़ से। डायपर रैशेस को अवॉइड करने के लिए कुछ टिप है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। सबसे फर्स्ट टिप मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप अपने बेबी के वेट या साइज़ से 1 साइज़ ऊपर का डायपर, जो भी कंपनी आप प्रेफर करते हैं, जो भी ब्रांड आप प्रेफर करते हैं, उस ब्रांड का डायपर मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पैम्पर्स या मैमी पोको पैड यूज़ करिए, क्योंकि वो मैं यूज़ करती हूँ, मेरे बेबी को सूट करता है। बाकी आप अपने बेबी को देख लीजिए, सारी बेबीज़ की स्किन जो होती है वो अलग होती है, तो आप अपने बेबी को टेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा डायपर उसको सूट कर रहा है। तो आप 1 साइज बड़ा डायपर फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करिए और कुछ टाइम बेबी को डायपर फ्री भी रखिए, यानी बिना डायपर के रखिए, क्योंकि अगर उसको रैशेस हो रहे हैं और आप उसको डायपर फ्री रख रहे हैं तो वो अपने आप रैशेस सही हो जाएंगे। और कुछ क्रीम्स आती हैं, बेबी को एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती है जो कि बेबी रैशेस को अवॉइड करती हैं, बट कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बेबी रैशेस होने के बाद उस क्रीम को यूज़ करते हैं। बट मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि रैशेस होने पर ही आप उस क्रीम को यूज़ करिए। आप रेगुलर बेसिस पे भी उसको डायपर को यूज़ करने से पहले उस बेबी उस एरिया को क्लीन करिए, वहाँ पे डायपर रैशेस क्रीम को आप यूज़ करिए, उसके बाद डायपर आप पहनाइए। उसके बाद मुझे लगता है कि जो बेबी रैशेस की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। और कुछ लोग होम रेमेडीज़ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि नारियल का तेल हो गया, कुछ लोग लगाते हैं, घी लगाते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन स्किन टाइप। अगर आपके बच्चे को ये सब चीज़ें सूट कर रही हैं तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के डायपर रैशेस जो क्रीम अवेलेबल होती है मार्केट में वो ले आइए और उसको प्रॉपर तरीके से बच्चे को लगाइए। और हाँ, 1 साइज़ बड़ा डायपर ही यूज़ करिए और एवरी 4 आवर 3 आवर्स के बाद डायपर को रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहिए, चेक करते रहिए। और हाँ, कुछ टाइम डायपर फ्री भी बेबी को रखिए। ये था मेरा सेकेंड टिप। अब आते हैं तीसरे टिप पे। तो तीसरा टिप ये है, तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जो
छोटे बेबीज़ होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है, मेरे बेबीज़ के साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी कि जो छोटा बेबी होती है उनकी आंखें जो होती हैं वो भर जाती हैं आंसुओं से, बट वो आंसू बाहर नहीं आते हैं। और मॉर्निंग के टाइम कभी कभी जब सो के उठते हैं बेबी तो उनकी आंखें चिपकी हुई मिलती हैं और बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है बेबीज़ को। तो उसके प्रिकॉशंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो मैं आपसे जो मैं करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी आइज़ हमेशा क्लीन रखिए। हॉट वाटर ले सकते हैं आप लोग, उसमें कॉटन बॉल्स जो होते हैं उसको डिप करिए, उनकी आइज़ को प्रॉपर तरीके से हल्के हाथों से क्लीन करिए। और उसके बाद स्मॉल बेबीज़, ये पहली बात तो ये एकदम कॉमन चीज़ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अक्सर बच्चों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली उनका जो आंसू का एक जो ब्लॉक्स होता है ना वो एक्चुअली क्लोज होता है कभी कभी कुछ बच्चों में, तो इसकी वजह से उनके आंसू बाहर आने लगते हैं। तो उसको ओपन करने के लिए आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज है वो आपको करना है, और आप इस एक्सरसाइज को करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आइज़ में बच्चों के आराम देखने को मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज क्या है मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाती हूँ। अपनी ये वाली उंगली लीजिए, ये वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने हैंड को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए। उसके बाद ये वाले फिंगर लीजिए और यहाँ पे एक उठा हुआ कॉर्नर में एक उठा हुआ हिस्सा होता है बेबीज़ के, तो इसको आप ऐसे 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 हल्का सा प्रेस करके ऐसे सर्कुलर मोशन में दबा के और यहाँ पे इसको नीचे तक लेके आइए ऐसे 10 टाइम्स, 3 और 4, 3 से 4 बार, इसको 10 बार ऐसे करिए और डेफिनेटली आप इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखेंगे। अगर आपके बेबीज़ के आइज से पानी आता है या उनकी आंखें चिपक जाती हैं तो एक बार इस चीज़ को आप करके देखिए। चौथा टिप है अम्बिलिकल कॉर्ड्स। अम्बिलिकल कॉर्ड्स आप समझ रहे होंगे, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। जो बेबीज़ के नाभि में जो एक छोटा सा बाहर नाभि उनका निकला रहता है, जो कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके होता है, और वो अपने आप कुछ टाइम के बाद गिर जाता है। तो उसके लिए भी लोग पूछते हैं कि लाइक उस पर कुछ लगाओ जिसकी वजह से गिर जाए, उस पर कुछ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि ये जो होता है वो एक नेचुरल चीज़ है, वो अपने आप ही एक टाइम के बाद गिर जाता है बच्चों का। सो उसको आपको टच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो कुछ दिन या कुछ हफ्ते में, कुछ दिनों में ही बेसिकली वो अपने आप सूख के गिर जाता है। सो आपको उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, गिरने के बाद भी आपको उस एरिया को, बेबी के उस एरिया को टच करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये करिएगा कि उसको अगर जैसे आप डायपर पहनाते हैं, पैंट पहनाते हैं, वॉट एवर जो भी चीज़ बनाते हैं, तो उस एरिया से थोड़ा सा उस चीज़ को दूर रखिएगा, नीचे रखिएगा, सो दैट कि वहाँ कोई इन्फेक्शन ना हो। हाँ, अगर आपको वहाँ ब्लड दिखता है या कोई ऐसी चीज़ दिखती है तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से प्लीज़ उसका इलाज मत करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है नोज़ क्लीनिंग, बेबीज़ की नोज़ क्लीनिंग से रिलेटेड। सो कभी कभी ऐसा होता है कि बेबीज़ की जो नाक होती है वो भर जाती है, कभी कभी नाक में उनके छोटे छोटे पार्ट्स आ जाते हैं, जिसको कैसे क्लीन किया जाए। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ तो वो कभी कभी नेचुरली भी वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं, और वो है स्नीजिंग के थ्रू। जब बच्चा छींक लेता है, और बेबी छींक लेता ही है, दिन में एक आध बार तो ले ही लेता है, सो वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। और कभी कभी ऐसी भी होती है कि वो चीज़ें एकदम आउटर लेयर पे आके चिपक जाती हैं, रह जाती हैं। तो उसको आप कैसे क्लीन करेंगे, तो आप एक हल्का सा कॉटन लेंगे या फिर कोई भी गीला कपड़ा लेंगे और बहुत सॉफ्टली उस चीज़ को बाहर निकालेंगे। और एक और चीज़, आप प्लीज़ ये जो कुछ लोग होते हैं नाक के अंदर की पूरी सफाई करने के लिए सोचते हैं, न्यूबॉर्न बेबी या स्मॉल बेबी का, तो ऐसा मत करिए। उनकी जो नाक होती है वो नेचुरली क्लीन हो जाती है बाय स्नीजिंग। तो जितना अगर आउटर लेयर की क्लीनिंग करनी है तो आप गीले कपड़े, सॉफ्ट कपड़े से कर सकते हैं, बट आप अंदर की क्लीनिंग करने के लिए मत सोचिए। और एक नोज़ल स्प्रे आता है छोटे बच्चों के, वो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हैं बेबी की नोज़ की डीप क्लीनिंग के लिए। सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो नेक्स्ट टिप है नेल्स कटिंग से रिलेटेड। तो जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनकी जो नेल की ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी होती है, उनके नेल्स भी बहुत बड़े होते हैं। तो उसको हम लोग कैसे कट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहली बात तो वो बहुत डेंजरस होते हैं। बेबीज़ जो होते हैं वो अपने आप को एक कट लगा लेते हैं, उसी नेल से अपने आप को हार्म कर देते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम नेल कटिंग जो किट आता है, बेबी किट, उसको हम पहले से लेके रखें और उसको प्रॉपर सही टाइम पे उनकी नेल कटिंग्स करते रहें, जिससे कि बेबी अपने आप को भी हार्म नहीं करेगा और वो हाइजीन भी मेंटेन रहता है उससे। और कभी कभी पेरेंट्स जो होते हैं वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नेल्स जो बच्चों के ग्रोथ होते हैं उनको हैंड में कवर करके, हैंड उनका जो होता है कवर करके रखते हैं, जो कि ठीक है, बट ऑल द टाइम बच्चों का हैंड कवर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप उनका हाथ खुला छोड़ेंगे तभी उनकी जो हैंड्स हैं वो ओपन होने चाहिए, मूवमेंट होने चाहिए, तो वो बेबी के लिए ज़्यादा सही रहता है। तो इसके लिए बस एक ही चीज़ आप कर सकते हैं कि आप प्रॉपर टाइम पर उनकी नेल कटिंग जो होती है बेबीज़ की वो करते रहना चाहिए। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है बर्पिंग से रिलेटेड। बर्पिंग यानी डकार। जो बेबीज़
को जो डकार जो बेबीज़ का डकार होता है वो एकदम प्रॉपर तरीके से दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो जो वो मिल्क फीड करते हैं वो कभी कभी बाहर भी फेंक देते हैं, या फिर उनको कभी कभी गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो डकार देने के अपने अपने बहुत से तरीके हैं। तो एक कॉमन सा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप उनको ऐसे कंधे पे लीजिए और अपने हाथ से ऐसे हल्के हल्के टैप करते रहिए जब तक कि वो 1-2 बार अच्छे से प्रॉपर तरीके से डकार न लें। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं कुछ मिनट करते हैं, उसके बाद बेबी को लेटा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेबी जब तक डकार ना ले ले, एटलीस्ट आप 3 to 4 या 5 मिनट्स तक आप लोग को ये प्रॉपर तरीके से उनको डकार लेने में हेल्प करनी चाहिए बच्चों को। और उसके बाद उनको स्ट्रेट ना सुला के, मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि बच्चों को डकार लेने के बाद स्ट्रेट ना सुला के एक पिलो के सहारे हल्का सा इस पोजीशन में सुलाएं, सो दैट कि उनको जो मिल्क वो फीड करते हैं वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो बच्चों को प्रॉपर तरीके से डकार दिलाना आफ्टर मिल्क फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मिल्क फीड कराने के बाद ही डकार दिलाएं। अगर आप चाहें तो एक ब्रेस्ट से जब आप दूध पिला लेते हैं उसके बाद भी आप बच्चे को डकार दिला के तब उसके बाद सेकंड ब्रेस्ट फीड उसको करा सकते हैं। तो ऐसे प्रॉपर तरीके से डकार दिलाने से बच्चे को गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है और बच्चे का डाइजेशन सही रहता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टिप इज़ रिलेटेड टू स्लीपिंग। स्लीप, बच्चे को एक प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है और बच्चे को सुलाने का तरीका भी सही होना चाहिए। सो बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस पोजीशन में सुलाइए। बच्चे को स्ट्रेट सुलाइए, पीठ के मतलब पीठ उनका जो होता है वो नीचे होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट पोजीशन में बच्चों को कोशिश करिए सुलाने के लिए। और उनके सर के नीचे राई यानी कि सरसों से बना तकिया ही यूज़ करिए, सो दैट कि उनका जो हेड है वो एक प्रॉपर जगह पे बैठ जाता है, जिससे उनके जो हेड होते हैं, जो बच्चों के हेड के शेप ख़राब होते हैं वो नहीं होता है और एक प्रॉपर शेप में रहता है हेड, और उनको बहुत हेल्प मिलती है। तो ये चीज़ आप पहले बात पे ध्यान दीजिए और बच्चे को सीधा सुलाने की कोशिश करिए। और अगर पॉसिबल हो तो बिगनिंग में फर्स्ट 2 मंथ 3 मंथ्स बच्चे को रैप करके सुलाइए। स्कॉडलर्स आते हैं बच्चों को रैप करने के लिए, मैं आप लोगों को मतलब पिक्चर डाल दूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्कॉडलर में बच्चे को रैप करिए, उसके बाद सुलाइए। तो उससे ये होता है कि बच्चा जो होता है ना, वो जैसे डर के कुछ बच्चे जग जाते हैं बीच बीच में, तो बच्चा अपने आप को बहुत सेफ महसूस करता है और ज़्यादा टाइम तक वो प्रॉपर स्लीप लेता है। तो एक छोटी न्यूबॉर्न बेबी के लिए स्लीप लेना, प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ लोग बच्चे को बेंड करके सुलाते हैं या ऐसे उल्टा करके सुलाते हैं, तो ये सब चीज़ें प्लीज़ आप बिगनिंग में अवॉइड करिए, क्योंकि कभी कभी होता है बच्चे के नाक दब जाती है या फिर बच्चा उल्टा सोने से कभी कभी अफनाने लगता है और पेरेंट्स इतना नहीं कभी कभी ध्यान दे पाते हैं, तो जिससे आपके बच्चे के लिए हार्म हो सकता है। तो प्लीज़ उनके सोने का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। न्यू मदर है, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो बेबी है आपका, कोशिश करें कि बेबी को फ्यू मंथ्स अपने पास, अपने करीब एकदम अपने पास सुलाएं। उससे बच्चों को बहुत सेफ महसूस होता है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों को लाइक बिगनिंग से ही उनके लिए कॉट लेके आते हैं, उस पर लेटा देते हैं। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिगनिंग में बच्चे को एक माँ की ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ अपने से क्लोज सुलाएं तो बच्चा सेफ भी महसूस करेगा और वो अच्छे से उसकी नींद भी पूरी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज़ ड्रेसिंग, मतलब बच्चों का ड्रेसअप कैसे करें। सो जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, मैंने देखा है कि बहुत पेरेंट्स होते हैं तो उनको ओवर कवर करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, एसी से दूर रखते हैं बच्चों को। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप दूंगी अपने तरफ से, अपने एक्सपीरियंस पे, कि आप जो क्लोथ्स पहनते हैं उससे एक लेयर बढ़ा के आप बच्चे को पहना सकते हैं, बट बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर कवर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा वैसे भी वार्म से पेट से जब मदर के निकलता है तो वैसे भी बच्चा बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, बहुत गर्म रहता है। उसको आप और ज़्यादा कवर करके रख देंगे, और ज़्यादा करेंगे तो उसको और ज़्यादा गर्मी होगी। सो आपसे ज़्यादा गर्मी आपके बच्चे को होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं बस एक छोटा सा सजेशन दूंगी आपको। हाँ, बच्चों को फुल कपड़े पहना के रखिए, ये मैं कहूँगी। मच्छर से भी बचते हैं और ज़्यादा एसी का जो हवा होती है उससे भी थोड़ा बहुत बचते हैं बच्चे, बट ऐसा बिल्कुल मत करिए कि बच्चे को एकदम ओवर कवर करके रखिए या फिर बिल्कुल एसी से दूर रखिए, ऐसा मत करिए। और बाकी हर एक बच्चे की अपनी नीड, अपना स्किन टाइप होता है, तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें कि आपके बेबी को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, बच्चे को जो क्लोथिंग है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जब ठंड का मौसम आता है तो बच्चे को ऑब्वियस है कि लोग ठंड से बचाने के लिए ओवर कवर करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस टिप देना चाहूँगी कि जो बच्चे का फर्स्ट लेयर होता है, जो पहला कपड़ा आप पहनाते हैं ठंड में, वो हमेशा कॉटन का रखिए, और उसके बाद जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उसको पहनाइए। इससे ये होगा कि जो बच्चे को वुलन क्लोथ से जो हीट रैशेज होते हैं वगैरह, जो भी चीज़ें बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं, वो सब नहीं होगा। वो बच्चा हमेशा लाइक कंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि उसके टच में पहले कॉटन आएगा। तो इसलिए ये एक छोटा सा टिप है कि बच्चे को सबसे पहले कॉटन का कपड़ा पहना है, उसके बाद ही कोई भी वुलन कपड़ा पहना है। सो ये थे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मुझे लगा आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। सो आप प्लीज़ इन टिप्स को फॉलो करिए, आपका बेबी हमेशा हेल्दी रहेगा और हमेशा खुश रहेगा, और एज अ पेरेंट्स आप लोग भी खुश रहेंगे। सो अगर मेरे ये टिप्स आपको थोड़े भी अच्छे लगे हों और हेल्पफुल अगर आपको लगे हों,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, खूब सारा प्यार सपोर्ट मेरे इस चैनल को दीजिएगा आप लोग। और हाँ, बेबी से रिलेटेड या फिर मदरहुड से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यू आर फ्री। सो बस अब मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।